नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2024 की उन प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डालेंगे जिन्होंने भारत को आकार दिया। चाहे वो लोकसभा चुनाव की राजनीतिक हलचल हो, खेलों में ऐतिहासिक जीत या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई उपलब्धियां, इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आइए मिलकर हम इस वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त अवलोकन करें और देखें कि ये घटनाएं हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहली घटना रही है अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन। अयोध्या में लगभग 500 से भी अधिक वर्षों से चली आ रही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद का जो अंत हुआ वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया और 5 अगस्त 2023 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण का देश भर में उत्साह के साथ स्वागत किया गया। करोड़ों हिंदुओं के लिए ये क्षण परम सार्थक के क्षण रहा, मतलब आत्मसुख देने वाला। मंदिर निर्माण लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और सहयोग से संभव हो सका और ये घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। उस एक अलौकिक पल ने पूरे देश को राममय बना दिया। मतलब न सिर्फ अयोध्या में, गली गली पूरे देश में राम नाम का जाप किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला की मूर्ति का अनावरण किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस समारोह में भाग लिया। इस आयोजन में सभी वर्ग और सभी क्षेत्र से जुड़े लगभग 6000 लोग शामिल हुए और इसी के साथ ही अयोध्या को एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की योजना भी शुरू हुई। अब दूसरी घटना है 2024 लोकसभा इलेक्शंस। अब जैसे कि आपको पता है कि 2024 में भारतीय आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित हुए, जिसमें से 543 सांसदों का चुनाव किया गया और ये चुनाव भारत के लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जिसमें लगभग 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता थे। और चुनावी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और उसका एनडीए गठबंधन और विपक्षी यानी कि इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला रहा। मतगणना 4 जून को हुई। इस चुनाव में भाजपा ने 2019 के चुनावों में जीती गई 303 सीटों से कम 240 सीटें जीती। हालांकि बीजेपी का नारा था इस बार 400 पार, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी बीजेपी की 240 सीटें आई, जिसकी वजह से उन्हें पूर्ण बहुमत तो खोना पड़ा। वहीं पे कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 99 सीटें जीत ली, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर रही। इस बार चुनाव में कुल 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिनमें से 31.2 करोड़ महिलाएं थी। और ये चुनाव भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। लगातार तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये जवाहरलाल नेहरू के बाद एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये कारनामा किया। अगली घटना हुई स्टेट असेंबली इलेक्शंस। अब लोकसभा चुनावों के अलावा ओडिशा, तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और रिसेंटली तो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जिसे आप सबने देखा। अब आपको बता दें कि ओडिशा में 24 वर्षों के बाद पहली बार बीजू जनता दल को हराकर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सत्ता हासिल की। आंध्र प्रदेश में एनडीए के घटक दल टीडीपी और जनसेना की गठबंधन वाली सरकार बनी। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी फिर से सत्ता में आई, जबकि हरियाणा में किसी को उम्मीद नहीं थी, फिर भी वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के दलों ने पुरानी सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए सर्वाधिक सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाई। और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर से सत्ता का मोर्चा संभाल लिया। और वहीं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल बाद शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार बनी। तो कुल मिलाकर 2024 को हम चुनावों का साल भी कह सकते हैं और बीजेपी ने सभी चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगला जो पड़ाव रहा जिसे इस देश ने देखा वो था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 1 से 29 जून तक हुआ। अब इस टूर्नामेंट में 20 टीमें शामिल थीं जो 4 ग्रुप में विभाजित थीं और भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर 16 वर्षों बाद अपनी दूसरी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती। और यकीन मानिए फाइनल मुकाबला बहुत ही जबरदस्त था, सांसें रोक देने वाला था, जिसमें भारत ने आखिरी में जीतकर सबको हैरान कर दिया। इस विश्व कप में कुल 55 मैच खेले गए, जिसमें से भारत ने पूरे टूर्नामेंट में बिना किसी मैच को हारे ही टूर्नामेंट अपने नाम किया और इस प्रकार से ऐसा करने वाली वो पहली टीम बन गई। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला
जबकि पाकिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने सबसे ज्यादा 281 रन बनाए और टूर्नामेंट का फाइनल बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में खेला गया। अगली बड़ी घटना रही पेरिस ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स। 2024 ओलंपिक खेल पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किए गए, जबकि पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चले। और आपको बता दें कि इस बार कुल 32 खेलों में 329 पदक स्पर्धाएं हुई। उद्घाटन समारोह सीन नदी पर हुआ, जो कि अपने आप में एक नई पहल थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। लगभग 10,500 एथलीटों ने इस भव्य आयोजन में भाग लिया। पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का ये सबसे बड़ा दल 84 सदस्यीय टीम 12 खेलों में स्पर्धा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस बार के ओलंपिक खेलों में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते और पैरालंपिक्स में भारत ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 29 पदक जीते, जिनमें से 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला जो पड़ाव रहा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, जहां भारत ने झंडे गाड़े। 12 दिसंबर 2024 को 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश ने सिंगापुर में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे युवा विश्व चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। गुगेश ने 14वें मैच में 7.5 अंक हासिल किए, जबकि लिरेन के 6.5 अंक रहे। और इस जीत से गुगेश ने गैरी कास्पारोव का 1985 में बना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वो विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। और गुगेश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। वैसे भी हमारे इंडिया में चेस के बहुत गिने चुने खिलाड़ी हैं, लेकिन जो भी हैं वर्ल्ड क्लास के हैं। अगला पड़ाव रहा बॉक्स ऑफिस हिट मूवीज का। कल्कि 2898 AD। दोस्तों, ये फिल्म 27 जून 2024 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म ने अब तक कुल 1200 करोड़ रुपए की कमाई की। हिंदी वर्जन ने तो अकेले 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। और सही बताऊं तो इसकी कहानी भविष्य के डिस्टोपियन समाज में आधारित है, जहां लोग कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जो हमारे ग्रंथों से लिया गया इसका बेस है कहानी का, वो दिखाया गया है। खैर, अगली मूवी है पुष्पा 2। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। खूब लोगों ने देखा, इसे एंजॉय किया। जिसके मुंह से देखो वही निकल रहा है, झुकेगा नहीं साला। खैर, मूवी की बात है ये। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई और पहले ही दिन इसने खूब ताबड़तोड़ कमाई की और 20 दिनों में इस फिल्म ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 1083 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली। और इसकी कहानी पुष्पा राज के संघर्षों और उसके दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई पर आधारित है और रेड चंदन यानी कि लाल चंदन से जुड़ी हुई कहानी है, जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है। फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया और इसे एक बड़ी हिट माना जा रहा है। सो न्यू अचीवमेंट्स इन इंडियाज डिफेंस आर्टिलरी एंड मिसाइल एक्सपोर्ट्स। यहां भी इंडिया ने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं 2024 में। देखिए, आपको बता दें कि 2024 में भारत ने रक्षा, आर्टिलरी और मिसाइलों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस साल भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16.8% अधिक रहा है। और ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला पड़ाव है टेस्टिंग एंड इंडक्शन ऑफ न्यू आर्टिलरी। भारतीय सशस्त्र बलों ने 2024 में कई नई आर्टिलरी सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इनमें स्वदेशी विकसित तोपें और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं, जो युद्ध क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और इनमें हाइपरसोनिक मिसाइल, SLBM मिसाइल, K4 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, INS अरिघात शामिल हैं, जो कि वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नए सिस्टम्स भारतीय सेना की क्षमताओं को और मजबूत करेंगे। चलिए, अब जरा 2024 के उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने पूरे देश में सनसनी मचाई थी, जिनके कारण पूरा देश सहम गया था। इन घटनाओं पर भी एक नजर डालना जरूरी है। पहली घटना है संदेश खालीज विमेन हैरेसमेंट केस। संदेश खाली घटना पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का एक विवादास्पद मामला है। आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा मामला रहा था ये, जो कि जनवरी 2024 में शुरू हुआ। और ये विवाद तब शुरू हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने स्थानीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी नेता शहजहान शेख के घर पर छापा मारा। और इस छापे के दौरान शेख के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जिसके बाद कई स्थानीय महिलाओं ने ये आरोप लगाया कि शहजहान और उसके पुरुषों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न और जमीन पर कब्जा किया है। और यकीन मानिए, इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया और पूरा देश शर्मसार हुआ कि एक बड़ा नेता ऐसे कैसे कर सकता है। अगली बड़ी घटना है कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस।
यकीन मानिए इस वारदात ने सबको हिला कर रख दिया था अंदर से। 9 अगस्त 2024 को इस घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना ने भारत में लोगों का ध्यान खींचा और उनमें आक्रोश उत्पन्न कर दिया। 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 31 वर्षीय महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर को उसकी नाइट शिफ्ट के बाद एक सेमिनार हॉल में मृत पाया गया। उसने अस्पताल में उचित विश्राम सुविधाओं की कमी के चलते सोचा कि चलो मैं कहीं आराम करने जाती हूं और लगभग 2 बजे के आसपास वो आराम करने गई। अगली सुबह उसका शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया, जिससे यौन उत्पीड़न और हत्या की आशंका जताई गई। प्रारंभिक शव परीक्षण रिपोर्टों से पता चलता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था और बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया गया था, गंदे तरीके से किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुख्य अभियुक्त संजय रॉय, जो कि एक 33 वर्षीय सिविक वॉलंटियर है, उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान इस घटना को अंजाम देने की बात भी उसने स्वीकार कर ली। इस पूरे मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर भी कई आरोप लगे। बंगाल सरकार के रवैये पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगे कि ये हो क्या रहा है बंगाल में। इस बीच डॉक्टरों ने पीड़िता के परिवार के साथ मिलकर महीनों तक हड़ताल की और न्याय की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। पर इस घटना से जो दाग हमारे पूरे सभ्य समाज पर लगे हैं ना, उन्होंने वाकई में सबको शर्मसार कर दिया कि आखिरकार किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अगली बड़ी घटना है स्टैम्पेड इंसिडेंट इन हाथरस। हाथरस भगदड़ घटना 3 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई, जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से अधिकांश महिलाएं थीं। ये घटना आपको बता दूं कि एक धार्मिक सभा के दौरान हुई, जिसे स्वघोषित गुरु नारायण साकर हरि, जिन्हें भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा आयोजित किया गया था। अब होता यूं है कि सभा में लगभग 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे। आप सोचिए, इतने सारे लोग, जबकि प्रशासन ने केवल 80,000 लोगों की अनुमति दी थी। ये चीज बताता है कि हमारे समाज में ना आज भी लोगों में अंधभक्ति मौजूद है कहीं ना कहीं। तभी तो इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं एक किसी भी बाबा के बुलाने पर। और जब भोले बाबा सभा समाप्त होने के बाद मंच से नीचे उतरे और अपने वाहन की ओर बढ़े, तो भक्तों ने उनके चरणों को छूने के लिए दौड़ लगा दी। ऐसे में भीड़ में भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग कुचले गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो, जिसे लोग बाग अपना भगवान मानते थे, जिसके चरणों को छूने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े, वो विवादास्पद धार्मिक गुरु पीड़ित लोगों की सुध लेने की बजाय वहां से फरार हो गया। इस दुर्घटना ने पाखंडी बाबाओं और अंधश्रद्धा में डूबे भक्तों और प्रशासन की पोल खोल दी कि देखो आप लोग क्या कर रहे हो और मैं आपके साथ कैसा कर सकता हूं। खैर, अगली बड़ी घटना रही कम्युनल राइट्स इरप्ट इन बहराइच। बहराइच मामला 13 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज क्षेत्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटना है। अब दोस्तों, ये हिंसा तब शुरू हुई जब एक समुदाय के लोगों ने दुर्गा पूजा समारोह के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई। जब विवाद ने तूल पकड़ा तो 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा नामक युवक की मौत हो गई। अब मिश्रा को तब गोली मारी गई जब वो एक घर की छत पर चढ़ गया और हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराने लगा। पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की, सैकड़ों अज्ञात दंगाइयों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने देश की सांप्रदायिक सद्भाव को एक बार फिर से तार-तार कर दिया। अगली बड़ी घटना है राइट्स ब्रोक आउट ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ संभल मॉस्क। संभल में हुई हिंसा 24 नवंबर 2024 को उस समय भड़की जब शाही जामा मस्जिद के कोर्ट आदेशित सर्वेक्षण के दौरान तनाव बढ़ गया। ये मस्जिद 500 साल पुरानी है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य ये जांचना था कि क्या ये मस्जिद एक हिंदू मंदिर के खंडहर पे बनाई गई थी, जिसे मुगलों के समय में ध्वस्त किया गया था। आपको बता दें कि पहले सर्वेक्षण को तो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कर लिया गया था, लेकिन दूसरे सर्वेक्षण के दौरान स्थिति बिगड़ गई जब कुछ लोगों ने यह समझा कि सर्वेक्षण के दौरान खुदाई हो रही है, मतलब नॉर्मल जांच पड़ताल से अलग हटके खुदाई की जा रही है, तो लोग वहां पे उत्तेजित हो गए। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़पें शुरू हो गईं, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना में स्थानीय एमपी जिया उर रहमान बर्क, उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंसा को भड़काने में भूमिका निभाई और उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। इस घटना ने एक बार फिर से कानूनी दायरे में रहकर न्याय मांगने पर, न्यायालयों पर और पूरे संविधान पर खड़ी भारत के प्रजातंत्र पर प्रश्न उठाए हैं, जो आज भारत में एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। 2024 के दोस्तों, ये सभी अच्छे और बुरे अनुभव रहे और हम एक नई उम्मीद,
नई उमंग और नए सपनों और नए उत्साह के साथ 2025 में हैं और इसका स्वागत कर रहे हैं। ये वर्ष हमें नए माइलस्टोन हासिल करने का अवसर देगा। हम एक दृढ़ संकल्प के साथ भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत करें। आप सभी व्यूअर्स को हमारे चैनल की ओर से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।